हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज एक डिजीज और पढ़ने जा रहे हैं जो कि ज्वार का फोर्थ एंड लास्ट टाइप का स्मट है, जो कि है लॉन्ग स्मट ऑफ ज्वार। ज्वार के 3 प्रकार के स्मट हम पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक है बीएससी एमएससी के साथ साथ ये टॉपिक जो है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 2 का टॉपिक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रही है। मेरी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि हम इस सिलेबस को साथ साथ कंप्लीट करें। तो आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कीजिए एंड अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि डिजीज जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, ये जो डिजीज है इसको अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया है। अफ्रीका के अलावा कुछ एशियन कंट्रीज में इसको रिपोर्ट किया गया है, जो है चाइना, इंडिया, इराक, इजराइल, पाकिस्तान, टर्की और फॉर्मर यूएसएसआर। यहाँ पर जो है इस डिजीज को अब तक रिपोर्ट किया गया है। इंडिया में बात करें तो ये ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखी गई है, क्योंकि यहाँ पर ज्वार का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इस डिजीज से जो नुकसान होता है वो स्लाइट होता है। हम कह सकते हैं कि कम नुकसान इस डिजीज से होता है। इसकी जो अक्रेंस है वो स्पोरेडिक है और ये कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे प्लांट को अफेक्ट नहीं करती, प्लांट की सिर्फ कुछ बालियों को ही ये अफेक्ट करती है। लॉन्ग स्मट की जो प्रेजेंट है उसको हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड है। जैसे ही ईयर्स डेवलप होते हैं यानी कि बाली निकलती है तो उसके क्लोज एग्जामिनेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो ईयर है वो स्मटेड है या उसके अंदर लॉन्ग स्मट है। ठीक है, ये डिजीज जो है वो एक स्मॉल प्रपोर्शन यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ फ्लोरेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ईयर में ही सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जहां पर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरेट जहां पर डेवलप होते हैं वहां पर जो है ये डिजीज अफेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि इसके सिम्टम्स जो हैं वहां पे शो होते हैं। सिर्फ कुछ ग्रेन जो हैं उनके अंदर स्मट सोराई डेवलप होते हैं और जो कि ईयर में अलग अलग जगह डेवलप होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक ही पास में जो है स्मट सोराई डेवलप हो गए हैं। एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर कहीं कहीं पर जो है स्मट सोराई डेवलप हो जाते हैं और प्रत्येक सोरस जो है वो कहाँ पर, यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बाली है। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से अगर ग्रेन्स लगे हुए हैं तो एक इन्फेक्टेड जो ग्रेन है उसके चारों तरफ जो है हेल्दी ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेल्दी ग्रेन इस बाली के अंदर ज्यादा है, जबकि इन्फेक्टेड ग्रेन जो है बहुत ही कम है और इसकी वजह से नुकसान भी जो है वो कम होता है। सोराई कैसे होते हैं? मोर और लेस सिलेंड्रिकल यानी कि कम या ज्यादा बेलनाकार होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनके जो एंड है वो टेपर्ड यानी कि तीखे होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं यानी कि थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। इनकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो होती है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि विड्थ जो है वो होती है 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम सोराई यानी कि बीजाणुधानी पुंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो सोराई हैं उनके ऊपर एक थिक क्रीमी ब्राउन कवरिंग या मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको पेरिडियम कहते हैं। ठीक है, पेरिडियम जो है जब स्प्लिट होती है तो कहाँ से स्प्लिट होती है? जो ऊपरी सिरा है या जो एपेक्स है वहां से स्प्लिट होती है और उसमें से ब्लैक मास निकलता है स्पोर्स का, यानी कि यहाँ पे स्पोर्स जो हैं कैसे कलर के हैं? ब्लैक कलर के स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ सेवरल डार्क ब्राउन फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे डार्क ब्राउन फिलामेंट जो है प्रेजेंट होते हैं जो बताते हैं कि ये इस इन्फेक्टेड ओवरी के क्या है? वेस्क्यूलर स्ट्रैंड्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्स ब्लैक कलर के हैं और जो ब्राउन कलर के फिलामेंट दिख रहे हैं वो इस इन्फेक्टेड ओवरी की वेस्क्यूलर सप्लाई है। ठीक है, जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि ये तो है हेल्दी स्पोर्स, इनमें बीच बीच में जो है ये देखिए ये एक इन्फेक्टेड स्पोर है, ये भी इन्फेक्टेड है, जबकि इनके चारों तरफ जो है इस तरीके से हेल्दी ग्रेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो लाइट कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं
ये सारे के सारी इन्फेक्टेड सोराई हैं, जबकि जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही हैं वो सारे के सारे हेल्दी ग्रेन हैं। तो एक इन्फेक्टेड सोराई के चारों तरफ हेल्दी ग्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसकी सिस्टमिक पोजीशन, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्ट्रोलैगिनेल्स, फैमिली एंथ्रोकोइडिएसी, जीनस टोलिपोस्पोरियम एंड स्पीसीज एरेनबर्गाई। ये पैथोजन जो है जो कि इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्गाई, टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्गाई। इसकी जो सिनोनिम है वो है सोरोस्पोरियम एरेनबर्गाई, ठीक है, एंथ्रोकोसाइटिस एरेनबर्गाई, ठीक है। ये जो दो हैं इसको बायोसिनोनिम के रूप में इनको यूज किया जाता है। स्पोर मास जो है यहाँ पर दाने के जैसा होता है, ग्रेन्युलर, ब्लैक और कैसा होता है, इंटरमिक्स्ड होता है हेल्दी ग्रेन के साथ में। जो स्पोर्स है पैथोजन के वो एक सॉलिड बॉल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ जो है एक थिक मेम्ब्रेन पेरिडियम प्रेजेंट होती है, तो स्पोर बॉल के रूप में ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स बॉल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और इनका जो शेप है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, ग्लोबोस हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, डार्क ब्राउन कलर के पेचेस हो सकते हैं, ओपेक हो सकता है और 45 माइक्रोन या उससे कम साइज के हो सकते हैं, जबकि इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो 200 माइक्रोन हो सकता है। किसका? यहाँ पे स्पोर बॉल यानी कि सोराई की बात हो रही है। स्पोर्स जो हैं वो जब बॉल की सरफेस पर दिखाई देते हैं तो वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और इनमें पेपिली प्रेजेंट होती है। पेपिली मतलब ऊपर की तरफ एक तीखा शीर्ष जो है प्रेजेंट होता है, जबकि जो अंदर के स्पोर्स होते हैं, ये हमने पेरिफेरी के स्पोर्स की बात की, जो अंदर के स्पोर्स होते हैं वो पेल कलर के होते हैं, यानी कि हल्के पीले रंग के होते हैं, स्मूथ होते हैं, ग्लोबोस से सब ग्लोबस होते हैं, एंगुलर होते हैं, 10 to 15 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सपोज सरफेस है वो एक फ्लैटेंड एक्टिन्यूक्लिएटेड मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ एक्टिन्यूक्लिएट वर्ड वहाँ यूज किया जाता है जब स्पोर का जो एग्जाइम है उसके ऊपर स्पाइंस की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्पोर्स में कोई भी डॉर्मेंसी पीरियड नहीं पाया जाता, यानी कि स्पोर्स जो हैं जैसे ही रिलीज होकर होस्ट पर पहुंचते हैं वैसे ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं। स्पोर्स जो हैं वो एक इलोंगेटेड प्रोमाइसीलियम बनाते हैं, जर्मिनेट होते ही जो कैसा होता है, फ्रिक्वेंटली ब्रांच्ड होता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोमाइसीलियम बन रहा है वो डायरेक्टली बन रहा है जो कि ब्रांच्ड होता है। स्पोरिडिया जो हैं वो या तो सिंगल होते हैं या फिर चेन्स के अंदर यहाँ पे प्रोमाइसीलियम पे प्रेजेंट होते हैं। स्पोरिडियल कल्चर्स जो है वो भी हम कर सकते हैं। स्पोरिडिया जो है इनका कल्चर हम कर सकते हैं 1% पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार या कैरेट अगार मीडियम पर, और ये कामत ने 1933 के अंदर रिपोर्ट किया था, यानी कि इन मीडिया का यूज करके हम स्पोरिडिया का कल्चर कर सकते हैं। देखिए इसको देख के हम पिक्चर से कुछ समझ सकते हैं। ये तो है एक सिंगल सोरस, यह है स्पोर बॉल जिसमें बाहर की तरफ अलग टाइप के स्पोर्स हैं, अंदर की तरफ पेल और स्मूथ स्पोर्स हैं, और ये जो हैं ये हैं जर्मिनेटिंग स्पोर्स। इसमें इस तरीके से जर्म ट्यूब निकलती है, फिर यहाँ पर ये जो हैं स्पोरिडिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे ही होस्ट पे पहुँचते हैं होस्ट पे पहुँचकर जर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखिए जो स्पोर बॉल्स हैं यहाँ पर ये सॉइल बोर्न होती हैं। जर्मिनेशन जो है स्पोर का उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ये होता है 15 to 36 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है, स्पोरिडिया द्वारा, जो कि हवा के द्वारा, एयर के द्वारा जो है परिकीर्णित होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। स्पोर्स जो सॉइल
सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, क्लस्टर ऑफ स्पोरिडिया, यानी कि बहुत सारे स्पोरिडिया का समूह बनाते हैं। सॉइल में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, उन पे स्पोरिडिया बनते हैं। ये स्पोरिडिया जो हैं हवा के द्वारा, एयर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक, ये माना गया है कि फ्लोरल इन्फेक्शन जो शो हो रहा है वो कब शो होता है, जब पूरे के पूरे प्लांट में इन्फेक्शन फैल चुका होता है, सिस्टमिक हो चुका होता है। जब पूरे प्लांट में इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसके बाद में जो माइसीलियम है वो माइसीलियम फ्लोरल पार्ट के अंदर एंटर करता है। फ्लोरल पार्ट में एंटर करके ये 12 से 15 दिन के अंदर क्या करता है, सोराई डेवलप करता है और उसके बाद में जो हेड है वो इन्फेक्टेड या डिजीज या स्मटेड दिखाई देता है। ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सोरस के अंदर, स्मट सोरस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर एक बार किसी फील्ड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और उसी फील्ड में बार बार अगर हम ज्वार की फसल लगा रहे हैं तो आप ये मान के चले इन्फेक्शन जो है बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें तो ये भी स्पोर्स के द्वारा ही होता है। जो स्मटेड ईयर्स हैं उनसे जो स्पोरिडिया रिलीज होते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल के द्वारा हो रहा है, सेकेंडरी एयरबोर्न स्पोरिडिया के द्वारा होता है जो कि सॉइल से रिलीज हुए हैं, जबकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो स्मटेड ईयर से निकले स्पोरिडिया के द्वारा हो रहा है। ये इसका डिजीज साइकिल है। देखिए, सबसे पहले जो क्लेमाइडोस्पोर्स सॉइल में प्रेजेंट हैं उसको तो हम कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी इनोकुलम। ये क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। सॉइल के अंदर जो क्लेमाइडोस्पोर प्रेजेंट हैं वो जर्मिनेट होंगे। उनके जर्मिनेट होने से प्रोमाइसीलियम बनेंगे। प्रोमाइसीलियम पर स्पोरिडिया लगा होगा। स्पोरिडी द्वारा जो है एयर द्वारा डिस्पर्स होगा। एयर द्वारा डिस्पर्स होकर वो फ्लोरेट में इन्फेक्शन करेंगे। फिर सोराई बनेगी और स्पोर रिलीज होंगे। अब ये जो स्पोर रिलीज होंगे वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन को कोज करेंगे। जो सॉइल में क्लेमाइडोस्पोर है उनके जर्मिनेट होने से प्रोमाइसीलियम बना जिसपे स्पोरिडिया लगे थे, ये एयर के द्वारा डिस्पर्स हुए, प्लांट पे गए, वहां उसके फ्लोरेट को इन्फेक्ट किया जिससे कि जो ओवरी है वो सोराई में कन्वर्ट हो गई। फिर जब स्पोर रिलीज हुए तो वो एयर डिस्पर्स होकर के दूसरे प्लांट पर पहुंचे, तब ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये जो है ये इसका डिजीज साइकिल या इटियोलॉजी होती है जिससे कि डिजीज किस तरीके से फैल रही है ये पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम हेल्दी सीड्स का यूज करें, सीड्स को हम सैनिटाइज करके यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, फील्ड को सैनिटाइज कर सकते हैं, क्रॉप को जो है थोड़ा पहले बो सकते हैं, अर्ली सोइंग कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल जो है वो यहाँ पर काम नहीं आता क्योंकि स्पोर जो हैं वो एयर डिस्पर्स्ड होते हैं, तो एयर के अंदर तो हम किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये जो टॉपिक था ये ज्वार के स्मट का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक और डिजीज के बारे में बात करेंगे। एक दो टॉपिक के बाद ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर इस यूनिट के पॉसिबल एमसीक्यूज की हम बात करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं लगातार इसके बिल्कुल सीरीज वाइज जो है टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। आप इन्हें समझिए और समझकर अपनी जो तैयारी है उसको हमेशा सही करिए ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बेस्ट मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।